नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास। इतिहास में हम लोग दोस्तों शुरुआत से ही देखते हैं कि इतिहास आखिर कहते किसे हैं, इतिहास के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। सभी जितने भी भारतीय इतिहास हो या विदेशी के विदेशों के बारे में इतिहास हो, जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इतिहास ही हमें सिखाता है कि करना क्या है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इतिहास में क्या गलती हुई थी जिसे दोहराना नहीं है। तो इतिहास कहते किसे है, जो बीत गया है उसे ही इतिहास कहा जाता है, अतीत को ही इतिहास कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें बारे में आता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई जनक होता है। जैसे लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक है, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, इतिहास का भी जनक है हेरोडोटस। इसका नाम क्या है? हेरोडोटस। ये रहने वाले कहाँ के थे? हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। इन्हें ही आखिर क्यों कहा जाता है इतिहास का जनक? और भी तो इतिहासकार थे, उन्हें क्यों नहीं कहा जाता है इतिहास का जनक? तो दोस्तों, ये इसमें राज है। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। ये जगह जगह पे पूरे विश्व का सैर किया इन्होंने, और हर लोगों से व्यवस्थित ढंग से मिले, उसके बारे में जाने, अपने पुस्तक में लिखते चले गए हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक तैयार किया जिसका नाम था हिस्टोरिका या हिस्टोरिग्राफी भी बोला जाता है। इस पुस्तक में व्यवस्थित ढंग से इतिहास के बारे में इन्होंने चर्चा किया। इसमें फारस के युद्ध के भी चर्चा किया है, और तरह तरह हर जगह पे गए तो लोगों को मानना पड़ा कि इतिहास का जनक इन्हें ही कहा जाए, क्योंकि ये व्यवस्थित ढंग से किताब इन्होंने लिखे, हर लोगों से मिले। बस यही कारण है कि इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की इतिहास के जानने के लिए। तो दोस्तों, आप आता है कि अगर भारतीय इतिहास के जानने के, या कहीं भी किसी देश का इतिहास हो, जानने का आखिर स्रोत क्या होता है? कुछ तो उसका स्रोत होता होगा ना, जिसके से पता चले कि इतिहास क्या था। जैसे भारत का इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, तो वही हम फोकस करेंगे कि इतिहास के आखिर जानते कैसे कि इतिहास कहाँ से आया। तो इतिहास के देखिए, इसका शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों। मुख्य स्रोत धर्मपुर पर विशेष, धर्मपुर पर विशेष, बस याद हो गया। प्रमुख स्रोत का नाम याद हो जाएंगे आपके, बस चुटकियों में, पल भर में याद हो जाएंगे। इस पर धर्मपुर से धर्म से हो गया धर्म ग्रंथ। ये धर्म ग्रंथ में क्या क्या आता है? जैसे रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग, उपनिषद, ये सब ये धर्म ग्रंथ के बारे में, मतलब धर्म ग्रंथ बताते हैं कि इतिहास में हुआ क्या था। महाभारत, जैसे महाभारत धर्म ग्रंथ देखा जाए तो महाभारत किताब से ही तो पता चलता है कि दो भाइयों में कैसे लड़ाई हुई, पांडव में और कौरव में। तो ये बताता है। रामायण में बताता है कि आखिर हुआ क्या था रामायण में। जैसे रावण का वध हुआ, ये सब मतलब जानने का वेद से मिलते हैं। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। उपनिषदों की संख्या उपनिषद से ही पता चलता है ये सब। तो ये सब स्रोत हैं इतिहास के जाने। फिर दूसरा धर्म से हो गया धर्म ग्रंथ, पुर से हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या पता चलता है? पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे आता है अभिलेख, सिक्का, मृदभांड, मोहरे, मूर्तियाँ, ये सबसे पता चलती है कि कब की। जैसे मूर्ति कोई राजा बना के चला गया तो उसके नीचे कुछ तो लिखा होगा ना कि ये सदी का लिखा हुआ ये मूर्ति है, बनाया हुआ मूर्ति है। मृदभांड के मतलब होता है घड़ा बना, मन का बनाया हुआ है। मोहनजोदड़ो में जैसे मन के बनते थे, वो मन के से पता चलता है। मृदभांड उसी को बोला जाता है जो घड़ा बना था। मोहरे से पता चलता है कि ये किस राजा का मोहर है। सिक्का से पता चलता है कि किसका है। जैसे समुद्रगुप्त ने सिक्का बनवाया था तो उस पर बीना बजाते हुए खुद को दर्शाया था, तो उसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त मतलब क्या था, संगीत का भी मतलब शौक रखता था। तो ये सब स्रोत है अभिलेख से। अशोक ने, आप लोग सबको पता होगा कि सम्राट जो अशोक था वो सबसे ज़्यादा अभिलेख भारत में लिखवाया था। जो पत्थरों पर अभिलेख लिखा जाता है, अभि मतलब लिखना, अभि मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखना। अभिलेख, पत्थरों पर जो लेख लिखा जाता था उसी को अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख सबसे ज़्यादा अशोक ने लिखवाया। आज भी पता है अशोक बहुत ज़्यादा मतलब इसके लगभग 13 अभिलेख हैं। इतना मतलब अभिलेख किसी राजा ने नहीं लिखवाया। तो उसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक था। अशोक नाम मिलता है, अशोक का नाम देवप्रिय मिलता है। ये इसी से पता चलता है। यही इतिहास का स्रोत है। आगे है पुर हो गया, पर से हो गया प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ में कौन कौन आता है? ऋग्वेद। आपको पता है कि जो 4 वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना है। आगे हम आपको बताएंगे इसमें वेदों के बारे में चर्चा क्या है और किस वेद में क्या मिलता है। आगे आता है विशेष से। विशेष के मतलब क्या होगा? विदेशी यात्री। विशेष से विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में सबसे दोस्तों खास यात्री अगर माना जाता है तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ये यूनान के रहने वाला था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया मेगास्थनीज, तो इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें इंडिका नाम से ही पता चलता है कि इंडिया के बारे में व्यवस्थित ढंग से इन्होंने चर्चा किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि मेगास्थनीज कहाँ के था? यूनान के। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मौर्य वंश का पहला शासक था। मौर्य वंश का
स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ही किया था। पुस्तक इंडिका हो गया, एकदम आसान है, आसान भाषा में दोस्तों एकदम समझ में आएगा। देखिए अगला है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक कहाँ के रहने वाला था? ये ईरान के रहने वाला था। ईरान है जिसका नाम पुराना क्या मिलता है? फारस मिलता है। ईरान का पुराना नाम क्या था? ये विजयनगर साम्राज्य में आया था, जिसका उस समय राजा था देवराय द्वितीय। इसका पुस्तक है मतला ए शाहीन। इसका पुस्तक क्या है? मतला ए शाहीन। ये जितने भी विदेशी यात्री आते ना, जिस राजा के काल में है उसी के बारे में अच्छा से चर्चा किया, उस एरिया के बारे में बताया। यही इन लोग का हर एक जो भी यात्री है वो जरूर अपना पुस्तक एक लिखेगा, वही इतिहास का एक स्रोत है। अगला है अल बरूनी। अल बरूनी कौन था? महमूद गजनवी के साथ आया था। जो कहाँ के रहने वाला था? महमूद गजनवी अफगानिस्तान के। इसका पुस्तक आता है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, दो नाम है दोस्तों, तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद। ये किताबुल ए हिंद में ही पूरे एकदम भारतीय संस्कृत का बहुत व्यवस्थित ढंग से बहुत अच्छा से चर्चा किया था ये अल बरूनी। बहुत ही इन लोग मतलब बुद्धि ज्ञानी थे। आगे वेनसांग। वेनसांग को राजकुमार यात्री भी बोला जाता है, क्योंकि ये चीन का रहने वाला था और भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में। इसका पुस्तक है सी यू की। ये वेनसांग ऐसी यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय में, जो बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त इसका स्थापना किया था। इस विश्वविद्यालय में ये वेनसांग कैसा कहा जाता है इतिहासों के अनुसार कि ये पढ़ा भी और पढ़ाया भी, यानी पठन पाठन दोनों किया, यानी इसमें टीचर भी ये रहा, काफ़ी समय भारत में रहा वेनसांग ने। वेनसांग। अगला है फाहियान। ये भी चीन के रहने वाला था, लेकिन दरबार चेंज हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था। इसका पुस्तक है फो क्यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था, जो गुप्त वंश के शासक था, बहुत ही प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका पुस्तक है फो क्यू की आया था। ये फाहियान। इब्न बतूता के पूछे मत दोस्तों, ये बहुत ज्ञानी, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ये कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को के, जो मोरक्को अभी अफ्रीका में एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। ये मोरक्को से चलते हुए घोड़ा पर सवार होकर मोरक्को से निकल गया विश्व भ्रमण करते करते भारत में कहाँ पहुँचा? दिल्ली के उस समय राजा कौन था? पगला MBT। इसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी विद्वता और गुणवत्ता को देखकर MBT ने इसे दिल्ली के काजी बना दिया, और काजी बना के चीन में मतलब राजदूत बना के भेज दिया। इब्न बतूता भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है रेहला। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? रेहला। तो अब जैसे हम लोग चर्चा ऊपर से करते आए थे अभी तक, देखिए इतिहास के प्रमुख स्रोत, उसी तरह देखते हैं दोस्तों वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसका ट्रिक क्या है? रसिया। क्या ट्रिक है? रसिया। RSYA। R से हो गया ऋग्वेद, S से हो गया सामवेद, Y से यजुर्वेद, A से हो गया अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद है। आपसे पूछेगा वेदों की रचना आखिर किसने किया? देवपायन और व्यास ने की थी। ये जितने वेद आपको नजर आते हैं, ये सब वेद का रचना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसने वेदों की रचना किया? कृष्ण देवपायन और व्यास ने की। तो दोस्तों बारी बारी से चारों वेद के बारे में देख लेते हैं। ये ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। आपसे पूछेगा सबसे नया वेद कौन है, तो लास्ट में आया था अथर्ववेद, ये सबसे नया वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने, आपसे 3 चीज़ याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कितना मंडल है? इसमें 10 मंडल है। इसमें पूछेगा सूक्त कितने? 1028 है। ऋचाएँ कितने? 10,580 है। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि इसमें इतनी ऋचाएँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। इसी ऋचाएँ की अधिकता के कारण ऋग्वेद संज्ञा दिया गया इसे। वेद त्रय, ये ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ये 3 वेद आपको जो दिख रहे हैं इसे वेद त्रय कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये वेद त्रय थे, बाद में ये अथर्ववेद जोड़ा गया था। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? जो मतलब इसके बारे में जिसके ज्ञान रहता है उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्री। अब इसमें देखते हैं ना कि गायत्री मंत्र, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से मिलते हैं, किस वेद से? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। इसमें सूर्य भगवान के लिए ओम भूर्भुवस्व ऐसे मतलब ये मंत्र की चर्चा है। इसमें पूछेगा कि 10वें मंडल है जो ऋग्वेद का, ये 10वें मंडल में क्या है? तो इसका 10वें मंडल में 4 मिलते हैं। वक्ष सुए, तो वक्ष सुए से मतलब क्या हो गया दोस्तों? व से ब्राह्मण, छ से क्षत्रिय, सु से सूक्त, वै से वैश्य हो गया। ये 4 प्रकार के वर्ण दिए गए थे। आज न मतलब तुम SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, आज है, पहले ऐसा नहीं था। 4 वर्णों में बांटा गया था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यानी पेशा के अनुसार आपको जाति दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई मुख से, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जो थे वो मुख से जन्म, तो मुख से उनका जन्म हुआ तो उसे ब्राह्मण, जो बाहू से भुजा से जन्म लिया उसे क्षत्रिय कहा जाता था।
था, और जो जांग से जन्म लिया उसे वैश्य कहा जाता था, और जो पैरों में रहता था मतलब पैर से जन्म उसे शूद्र कहा जाता था। इसी के अनुसार ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, लड़ाई करने के लिए क्षत्रिय, व्यापार करने के लिए वैश्य हो गया, और शूद्र को बोला जाता था दासी के तरह रहते थे। तो पहले 4 ही वर्ण दिए थे। इसे वैदिक सभ्यता में इसकी चर्चा मिलती है। 9वें मंडल में इसमें किसकी चर्चा है? 9वें मंडल में चर्चा है सोम देवता की। सोम देवता 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम। और 7वें मंडल में वरुण देवता की चर्चा है। तो याद हो गया। 10वें मंडल में 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण की चर्चा 10वें मंडल में एग्जाम में पूछा है। 9वां मंडल SSC JEE में पूछा। 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा है? तो सोम देवता की। 7वें में वरुण की, और तीसरा में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। इसको तो बोलना ही नहीं है आपको। इसमें कितने सूक्त है? 1028। मंडल कितने? 10। 10,580 ऋचाएँ हैं। अब अगला वेद पे चलता है दोस्तों, सामवेद। इसे संगीत का वेद भी बोला जाता है। इसी में 7 सुर निकल के आए थे। उसका नाम क्या? सा, रे, गा, मा, प, द, नी। फिर आगे आप चलिएगा तो 8वां आ जाता है सा। तो 8 को नहीं है, 7 ही है। ये 7 सुर आपको कहाँ से देखने के लिए मिलता है? सामवेद से। सामवेद में ही सारे गामा पधनी आया था। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के जिसको नॉलेज होता है उसे क्या बोलते हैं? उद्गाथा। आगे है यजुर्वेद। यसे यजुर्वेद। यजुर्वेद में ट्रिक याद रखिएगा। ग को पूछता है कि कौन ऐसा वेद है जो ग मतलब गद और पद दोनों मिलता है। तो ग से हो गया ग, गद, प से हो गया पद। इसके प्रमुख देवता कौन है? सूर्य, सविता। सूर्य, सविता यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ। इसके ज्ञानी को क्या बोला जाता है? अर्धयु। इसके ज्ञानी को, जिसको नॉलेज होता है यजुर्वेद के बारे में, उसे मतलब क्या बोलते हैं? अधर्यु। इसमें कर्म कांड के भी चर्चा है, जो हवन, यज्ञ ये सब होता है ना, इसी में चर्चा है, यजुर्वेद में चर्चा है। और सबसे खास दोस्तों बाद में आया था अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्ववेद के बारे में जिसे नॉलेज होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है या ब्राह्मण कहा जाता है। देखिए जैसे इसमें क्या आया था? जंत्र मंत्र, अभी जितना भी ओझा डाइन ये सब देखिएगा ना, जंत्र मंत्र, जादू टोना, हकनी डकनी, वशीकरण, किसी को मतलब वश में करना है, इस सब के चर्चा इसी में आता है अथर्ववेद में। मतलब जितना भी टोने, जादू, टोटके आपको आएंगे ना, सब के सब किस में आता है? अथर्ववेद। ये सबसे नया वेद। सबसे पुराना वेद कौन आपसे बोलेगा? सबसे बड़ा वेद तो ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, सबसे नया वेद तो अथर्ववेद। इसमें किसकी है? 6000 मंत्र हैं। सोच लीजिए दोस्तों, किसको, जो ब्राह्मण अगर ज्ञानी होता, अथर्ववेद के ज्ञानी को 6000 मंत्र याद रखने होते होंगे। कैसे इतने याद इन लोग करके रखते होंगे? अथर्ववेद कितने हैं? 6000 मंत्र है। देखिए अब दोस्तों 4 तो उपवेद हो गए, 4 तो वेद हो गया, उसके बाद 4 उपवेद भी हैं, यानी वेद 4 उपवेद 4, लेकिन वेदांग 6। आपको अगला क्लास में हम वेदांग बताएंगे, ठीक है। तो उपवेदों के उपवेद के ट्रिक क्या है? गंध सी आय, एकदम आसान ट्रिक है। गंध सी आय। ग से गंधर्ववेद, ध से धनुर्वेद, सी से शिल्पवेद, आ से आयुर्वेद। देखिए दोस्तों धनुर्वेद, देखिए इसमें जितने भी ऋग्वेद वेद, ये 4 वेद का इसका उपवेद है। तो इसका उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। ऋग्वेद का गंधर्ववेद, सामवेद का आयुर्वेद हो गया, और यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया, अथर्ववेद का शिल्पवेद हो गया। तो ये चारों का उल्टा उल्टा, फिर से ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद का गंधर्ववेद क्लियर, सामवेद का हो गया आपका धनुर्वेद, और यजुर्वेद का आयुर्वेद गंध से है। अथर्ववेद का याद रखिएगा दोस्तों, यही को एग्जाम में क्वेश्चन भी ये पूछा था। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। तो आपको ये याद रखना होगा दोस्तों। ये छोटा सा मतलब मेरा प्रयास था, एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं इतिहास कहा किसे जाता है। इतिहास कहा जाता है अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। कहाँ के रहने वाला था? यूनान के रहने वाला था। इसका पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका ट्रिक है धर्मपुर पर विशेष। धर्म से धर्म ग्रंथ हो गया, पुर से पुरातात्विक, और पर से हो गया प्राचीन ग्रंथ, विषय हो गया विशेष विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में मेगा स्थित कहाँ के रहने वाला था? यूनान के, जिसने पुस्तक लिखा इंडिका। इसका किसके काल में आता? चंद्रगुप्त मौर्य में। अब्दुल रजाक कहाँ के था? ईरान या फारस के रहने वाला था। देवराय द्वितीय के काल में आता है। इसका पुस्तक मतला सहान था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ अफगानिस्तान से आया था। इसकी पुस्तक है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। वेनसांग कहाँ के रहने वाला था? चीन के रहने वाला था। ये हर्षवर्धन के काल में आता है। इसका पुस्तक है सीयू के। आता है आगे फहियान भी चीन के यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के दरबार में था। इसका पुस्तक का नाम है फो क्यू की। कन्फ्यूजन मत हो गया, वेनसांग के सीयू की, इसका है फो क्यू की। देखिए फ से फाइयान, फ से फो,
तो दोनों में फ आया तो फाहियान का फोक्यू के, फाहियान का फोक्यू के, वेंसान का सीओ के, वेंसान का सीओ के। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को के। पूछ भूलिएगा नहीं, एकदम एग्जाम में बहुत रिपीटेड है। इब्न बतूता मोरक्को के, किसके दरबार में? एमबीटी। एमबीटी क्या बना दिया? दिल्ली के काजी। कहाँ भेज दिया? चीन में राजदूत बना के। इसका पुस्तक क्या है? रेहला। वेद का 4 प्रकार के वेद के ट्री क्या है? रसिया। रस हो गया ऋग्वेद, आर से हो गया स से एस से हो गया सामवेद, वाई से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद। वेदों की रचना कौन किया? देवपायन और व्यास ने। कौन किया? देवपायन और व्यास ने। ऋग्वेद सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा वेद है, प्राचीन है। सबसे नया में अथर्ववेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ की अधिकता के कारण ही से क्या बोला जाता है? ऋग्वेद बोला जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के, 7वें मंडल में वरुण देवता, 9वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में 4 वर्ण की जाति चर्चा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 की चर्चा है। सामवेद संगीतों का वेद कहा जाता है, इसके ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद में गद और पद दोनों में मिलता है। सारेगाम इसमें कर्मकांड की भी चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है। इसके ज्ञानी को अर्धयु कहा जाता है। अथर्ववेद ज्ञानी, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जादू, टोना, हकनी, वशीकरण सब आता है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 मंत्र हैं इसमें। ठीक है। उपवेद, उपवेद की क्या है? गंध सिया है। ग से गंधर्ववेद, ध से हो गया धनुर्वेद, सी से हो गया शिल्पवेद और आ से हो गया आयुर्वेद। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास था, आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन होगा और भी अच्छा इससे वीडियो बना के दूंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।